हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट हैं एक नए टॉपिक के साथ क्लास 9th मैथमेटिक्स जो कि है पॉलिनोमियल। और मैं हूं आपका मैथ मेंटर ज्ञानेंद्र पांडे। और आज हम कुछ देखेंगे पॉलिनोमियल्स, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल। तो आइए हम एक बार एकदम बेसिक से मैं आपको कुछ, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें और बेसिक से हम इसको जानते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या कुछ हमको देखना है। तो सबसे पहले क्लास 8th में अगर हम एकदम इसके बेस की बात करें कि ये कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्लास 8th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और वहां पर आपने क्या जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक इक्वेशन होती है। एक्सप्रेशंस का नाम, एक्सप्रेशन तो आप जानते ही, एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है। 2 से 3 क्वांटिटी से मिली हुई एक बनी हुई एक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या थी, उसके बारे में जरा हम सुनते हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था वो आपका कुछ जैसे टर्म्स को वो होल्ड करती थी। मैं एक अलग से स्लाइड ले रहा हूं। हाँ, अब हम कंफर्टेबल हैं। और अब जरा सुनिए आप, हम बात कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते थे इसको जरा रिकॉल करिए। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले हमको 2 टर्म्स जानने हैं। एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पे हम पहुंचेंगे। ये दोनों टर्म हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसका यूज है। कांस्टेंट क्या है? ऐसी कोई वस्तु कांस्टेंट कहला सकती है जिसका कोई भी परिस्थिति या कोई भी सिचुएशन में उसका मान या वैल्यू चेंज ना हो। मतलब आप इसको कह सकते हैं, अगर कांस्टेंट की डेफिनेशन पे जाएं तो कांस्टेंट इज समथिंग या कांस्टेंट इज एन एलिमेंट इन विच इन एनी पोजीशन और सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। ओके, जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात, एक एग्जांपल लेता हूं। डेली लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं, आपको बेटर क्लियर होगा कि जैसे 2 की वैल्यू है। अगर हम बोल रहे हैं 2, आप किसी से भी बोलते हो कि जैसे मान लो आप शॉप पे गए, आपने कहा कि मुझे 2 चिप्स के पैकेट चाहिए या फिर 2 पेंसिल चाहिए, तो सामने वाले को पता चलता है, शॉपकीपर जो है, दुकानदार है, उसको पता चलता है, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है। 2 का मतलब ऐसा नहीं होता है कि 3 हो जाएगा, कभी चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट का एग्जांपल है। फिर जैसे अगर मैं बात करूं, कोई डेट उठाऊं, अगर मैंने कहा कि भाई 25 जून 2022 को ये हुआ था, तो दैट लाइक वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो फिक्स है कि हाँ 25 जून। कोई भी आसानी से इस बात को मेरी समझ जाए, किसी के मन में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर हमने कहा 25 जून ऑफ 2022, तो वो क्लियर होगा, वो वैल्यू फिक्स है, उसमें चेंज होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की, इन एनी सिचुएशन या कंडीशन, किसी भी स्थिति में इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है,
ओके, ठीक। और ठीक इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट, अब आप समझ पा रहे होंगे वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल एक ऐसी चीज को हम कहेंगे, या कुछ भी वेरिएबल हो सकता है जो हर एक परिस्थिति में उसके मान का कुछ भी फिक्स ना हो, मतलब उसकी वैल्यू को लेकर कुछ भी हम अंदाजा ना लगा पाए, हम अगर शंका में रहें, संचय में रहें, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो वेरिएबल है। जैसे इसकी डेफिनेशन तो यही हो जाएगी जस्ट इसका, इन एनी सिचुएशन, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी कोई भी सिचुएशन या परिस्थिति में वैल्यू का फिक्स का कोई मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि भाई उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मार्केट में जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, तो इसका रेट का भी कोई फिक्स नहीं रहता है, कॉस्ट हमेशा अप डाउन होती रहती है। चाहे अगर आप कोई भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अगर मार्केट में आप देख लो तो जैसे आप ज्वेलरी वाली फील्ड में देख लो, तो कोई भी जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, तो इन सारे एलिमेंट्स की या फिर इन सारे का भी जो कॉस्ट है वो अप डाउन होता रहता है। तो ये एक वेरिएट है, वेरिएट करती है वैल्यू। हम क्या कहेंगे, किसी और से कहेंगे तो यार हमेशा वैल्यू वेरिएट कर रही है, वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब ही होता है जो फिक्स ना हो, चेंज होता रहे समय के अनुसार, समय के साथ, ठीक है, तो वो वेरिएबल है। अब एग्जाम्पल की बात करूं, ये तो एक सेकेंड, एग्जाम्पल में जरा लेता हूं। अब देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि जितने इंटीजर्स हैं, सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, ऑल इंटीजर्स आर कांस्टेंट, ऑल इंटीजर आर कांस्टेंट। आप जानते होंगे इंटीजर क्या होते हैं, अपने लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स जो हैं, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी क्लास 6-7 में। तो जो इंटीजर होते हैं, जैसे नंबर लाइन पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव में नंबर जाते हैं, -1, -2, -3, और हमने लास्ट जो सेशन आपको बताया था नंबर सिस्टम, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ क्लियर कर रखा था कि सब कुछ हमने नंबर सिस्टम में बेसिक से बात हम लोग किए हुए हैं, चर्चा हमने कर रखी है कि नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल, सारी कुछ मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो है, आपको मिल जाएगा, आप उसको रेफर करें और क्लियर हो, उसके बाद फिर उसको देखें आप, और आपको क्लियर होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू होल्ड होती है नंबर लाइन पर, ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो ये कांस्टेंट हैं, इन सबको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। मतलब इसको इनको इन लोगों को इनको कांस्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं होती। शुरू से जब से ये बनाए गए हैं और जब तक रहेगी दुनिया, जब तक मैथमेटिक्स की फील्ड है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। पूरी दुनिया उसको 2 ही मानेगी कि हाँ वो 2 है। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ऐसा हो जाए कि 2 को हम 3 मानने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल को हम शो किससे करते हैं? आपने देखा होगा बच्चों, वेरिएबल्स को अल्फाबेट से शो किया जाता है, लेटर से शो किया जाता है, इंग्लिश के, और खासकर स्मॉल लेटर्स में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे X, Y, Z, इस तरीके से हम वेरिएबल को शो करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं x = 10y, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहां पर x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो आप शायद बता ना पाए। वो कुछ भी हो सकता है। आप देखो ना, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले रहा हूं, y की वैल्यू 2 ले रहा हूं, तो उस समय x की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 20। मतलब
y की वैल्यू 2 के लिए x का वैल्यू 20 है। y जब 2 लिया तो x 20 हो गया। तो यही एक कंडीशन नहीं है, ये चेंज भी होता रहेगा। जैसे जब मैंने y को मैं 3 लूंगा, y को जब मैं 3 लूंगा तो x कितना हो जाएगा, y को 3 लिया तो x 30 हो गया। ऐसे ही ये वैल्यू चेंज होती रहेगी फर्दर, इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। समय के साथ अलग अलग परिस्थिति में इनका मान भी बदलता रहता है, वैल्यू भी चेंज होती रहती है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो होप आपको ये डिटेल वे में क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो हमारा उद्देश्य था, जिस डेफिनेशन को लेकर हम स्टार्ट किए थे, और वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना था, तो उसमें यूज होने वाले कुछ बातों को पहले जाना, जो कि थे कांस्टेंट और वेरिएबल। और अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसकी डेफिनेशन देखिए। दुनिया के वो एक्सप्रेशंस, मैं एक फॉर्म लिखता हूं पहले, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर रेशनल नंबर। दुनिया के जितने भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसीलिए अब आपको मालूम चल गया होगा कि सबसे पहले हमने कांस्टेंट वेरिएबल क्यों जाना, क्योंकि उसका यूज था यहां पर। कांस्टेंट कोई भी आप ले लो, लेट्स से 5 ले लिया, मल्टीप्लाई लगाया। एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से x। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? रेशनल नंबर ऐसे नंबर थे जो p/q के फॉर्म में थे। रेशनल नंबर में ही फर्दर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रेशनल नंबर के ही सब पार्ट्स हैं, उसी से निकले हुए हैं। तो आप कोई भी रेशनल नंबर एक हम चूज करते हैं, जैसे 1/2 ये रेशनल नंबर है। तो ये जो निकल कर आया, क्या निकल कर आया? 5x रेज टू दी पावर 1/2। ये जो निकल कर आया, ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आप ऐसे ही कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। दूसरा हम थोड़ा सा चूज कर लेते हैं, 6x की पावर -1/2। ये भी तो अपना क्या होगा? ये भी कहा जाए तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि -1/2 क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, अब मैं लिख रहा हूं आपके सामने और आप बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। जरा मुझे ये बताइए, ये आपसे सवाल है मेरा कि 7y रेज टू दी पावर √3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? तो आप यहां पे देखें, क्या ये इस फॉर्म को, ये जो प्रारूप है, इसको क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है? 7y रेज टू दी पावर √3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो हम देखेंगे कांस्टेंट तो आ गया, वेरिएबल तो आ गया, रेशनल नंबर चाहिए थे। आप एक बात बताओ, √3 रेशनल नंबर होता है क्या? √3 रेशनल नंबर नहीं होता है, √3 होता है इर्रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल हम उसी को कहेंगे जो इस फॉर्म में होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू दी पावर रेशनल नंबर। जो इस फॉर्म में होगा वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक, इर्रेशनल नंबर आएगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म से आउट हो जाएगा, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। ठीक, अब ये बात थी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर। कुछ बातें और हैं बच्चों, उसको भी जानिए, सुनते चलें।
चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं मार्कर। अब हाँ, यहां बात देखो, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चूंकि आप समझ चुके हो तो आप इनके बीच का ऑपरेशंस भी जान लें। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम कर लो, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कर लो, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और या फिर डिवीजन कर लेंगे। तो हमेशा इन सारे केसेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल कर आएगा आंसर। समझ आ रही है बात? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आता है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी यही आता है, चारों केस में यही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया मैंने 6x² और एक मैंने ले लिया 7x रेज़ टू द पावर 3। तो ये ऐड करने के बाद ये जो फिर पूरी क्वांटिटी बनी, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, this quantity is further known as algebraic expression. And if we take of multiplication example, आप ये बात जानते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है कि बेस सेम हो तो पावर एड अप होती हैं। तो ये जो निकल कर आया ये फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। और डिवीजन के लिए बात ले तो डिवीजन में क्या है, जैसे मान लेते हैं 6x² 7x³, तो ये क्या होगा 6 पावर सेम। तो डिवीजन में क्या होता है, जब डिवीजन हम बात करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए, तो जब बेस सेम होती है और डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो 2 - 3 क्या होगा -1। तो ये जो निकल कर आया ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस थे बच्चों जिसको हमने देखा। एक बात और है नोट करने वाली, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोई भी कांस्टेंट जोड़ लें, उसमें से कोई भी कांस्टेंट घटा लें, उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें या किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, इस केस में भी आपका रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। जैसे बात करूं मैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने 7x रेज़ टू द पावर 5। अब इसमें लेट से मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं 6, तो ये जो निकल कर आया इसको भी हम क्या ही बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। 7x रेज़ टू द पावर 5 -6, कोई कांस्टेंट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। अगर 7x रेज़ टू द पावर 5 में 6 का प्रोडक्ट हो जाता तो ये जो निकल कर आता ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाता। और सिमिलरली फॉर द केस ऑफ डिवीजन, ये क्वांटिटी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड मैंने आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, और आगे जब हम एक्सरसाइज और फर्दर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस या आप उसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बेहद जरूरी है और जिससे इस चैप्टर का नाम भी जुड़ा हुआ है, और जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स क्या है, जैसे आपने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया बच्चों, तो जो पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
का ही एक रूप है। पॉलिनोमियल्स की पहले डेफिनेशन देख लेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, it is a type of algebraic expression which is in the form of, जो किस फॉर्म में होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर। या आपको देखिए बच्चों यहां पर क्या चेंज आ रहा है आपको। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें जो किस फॉर्म में होनी चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर रेशनल नंबर। लेकिन यहां आपको क्या चेंज निकल कर आ रहा है, पॉलिनोमियल हम एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, लेट्स से एग्जांपल, होल नंबर आपको पता होगा। होल नंबर क्या है, जीरो से फर्दर जो आगे हम प्रोसीड करते हैं प्लस इंफिनिटी तक, ये होता है होल नंबर। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिया जाए, जैसे 7x स्क्वायर, फिर ले लिया 8x, या फिर अच्छा ठीक है, क्या ये फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर। हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं और फिर आप बताएं क्या वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। ये बताएं आप क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप देखें, चलो इससे मिलाया जाए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर इज -3 इज अ होल नंबर। -3 इज अ, what is -3? -3 is simply a negative integer, but it is not a whole number. So if -3 is not a whole number, so this quantity is not a polynomial. पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे आपके सामने लिख रहा हूं तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1/2 आपका होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अब चलो, जब आप इतना जान चुके हो तो जरा एक बात बताएंगे आप, ऑपरेशंस की बात करें। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेशन देखे कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच कोई भी ऑपरेशन कर लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हमेशा रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल कर आता है। या फिर कोई कांस्टेंट और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच कोई ऑपरेशन हम कर लें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल कर आ रहा है। ठीक ऐसे ही पॉलिनोमियल में भी होता है बच्चों। पॉलिनोमियल को ऐसे भी हम शो करते हैं, दो पॉलिनोमियल के बीच हम कोई भी ऑपरेशन कर लें, दो पॉलिनोमियल के बीच हम कोई भी ऑपरेशन जब करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा पॉलिनोमियल ही आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा रिजल्ट। लेकिन यहां पर एक केस है डिवीजन के लिए। डिवीजन में जो न्यूमरेटर होता है बच्चों, न्यूमरेटर आपको मालूम हो, न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो लोअर पार्ट होता है नीचे वाला वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो दो पॉलिनोमियल के डिवीजन में एक छोटी सी कंडीशन है कि दो पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल तभी आएगा जब न्यूमरेटर की वेरिएबल की जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर की या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो। जैसे अगर मैं बात करूं 6x रेज टू दी पावर 4, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है।
और मैंने एक बात ये ले लिया, ठीक है, 2x रेज टू द पावर 5। तो आप यहां पे देखिए क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 3 बेस सेम है। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा 4 - 5, और यहां से क्या आ जाएगा -1, और ये हो गया गड़बड़ वाली बात, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, होल नंबर की कैटेगरी से बाहर गया, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी से भी बाहर चला गया। तो कंडीशन यहां ये होती है दो पॉलिनोमियल के डिवीजन में, कि अपर वाले पॉलिनोमियल जो न्यूमरेटर वाला है, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, तो नीचे वाले पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो डिग्री है, या तो वो नीचे वाले की डिग्री के बराबर हो, डिग्री मतलब पावर, या तो बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि नीचे वाले वेरिएबल की पावर ऊपर वाले से ज्यादा थी, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो गया। और जब न्यूमरेटर के वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से बड़ी होगी, तब जो हमारा निकल कर आएगा रिजल्ट, तो यहां पर अब देखिए आप 4 - 3 1, और ये पॉलिनोमियल बना रहेगा। बराबर भी हो जाता अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर देखेंगे आप 4 - 4 0, ठीक है, और एनीथिंग कुछ भी होता है अगर उसकी पावर 0 होती है, आप पढ़ रखे हैं लोअर क्लासेस में, तो 1 आता है, x⁻⁴ आएगा 1, तो ये 3, तभी भी ये ठीक है। ठीक है, तो केवल एक छोटी सी कंडीशन होती है दो पॉलिनोमियल के डिवीजन को लेकर, कि न्यूमरेटर के वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो। अगर छोटी हो गई तो माइनस जब आप करेंगे तो वो कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। और ऐसे ही कोई कांस्टेंट, सिमिलरली जस्ट लाइक द केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट का कोई भी ऑपरेशन लगाया था तो रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आया था, ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट आप ले लो और उसमें पॉलिनोमियल के साथ उसका प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट हमेशा पॉलिनोमियल ही आता है। ठीक है बच्चों, सो अभी के लिए केवल इतना ही, और हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हाँ, हम जरा रिमाइंडर थ्योरम पे बात कर रहे थे, और रिमाइंडर थ्योरम को देखा जाए, जैसे जो नॉर्मल आप लोअर क्लासेस में जो डिवीजन किया करते थे उससे रिलेटेड ही है। जैसे फर्स्टली अगर मैं इसका स्टेटमेंट देख लूं तो कह रहा है लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन वन, एंड लेट a बी एन एनी रियल नंबर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज एफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको जरा देखेंगे बच्चों, कि यहां पर जैसे कोई भी हम पॉलिनोमियल उठा रहे हैं एफ एक्स, जो x के वेरिएबल में है, जब उसको डिवाइड किया गया x माइनस ए पॉलिनोमियल से, तो क्वोशिएंट आया आपका gx, मतलब इतनी बार में वो डिवीजन हुआ उसका, और रिमाइंडर निकल कर आया rx। रिमाइंडर वो होता है जो लास्ट में बचता है रेसिडुअल, और क्वोशिएंट वो है जो जितनी बार में हम डिवाइड देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, तो ये क्या हुआ, ये देखो अंदर वाला है डिविडेंट, क्या हुआ, ये है डिविडेंट, ये है डिवीजर, ये है क्वोशिएंट, और ये है रिमाइंडर। आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन भी पढ़ा होगा, जिसमें जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस 7 मैंने अगर मान लो ले लिया, और इसमें कोई मैंने लीनियर पॉलिनोमियल x से मैं डिवाइड कर रहा हूं,
तो ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा बच्चों कि ये इसमें फिर आप साइन चेंज कर देते थे, फिर उसके बाद ये 7 नीचे आ गया और फर्दर फिर ये किस तरीके से है, आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है यहां पर देखेंगे, एक्स फॉर्म में तो ये गया है, और प्लस 7/x। तो इस तरीके से आपने जरूर इन पॉलिनोमियल्स का डिवीजन भी देखा होगा। आप रिमेंबर करिए, आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक चैप्टर था और उसमें कुछ बातें की थी आपने, उसमें कुछ मतलब कॉन्सेप्ट देखा था, तो ये उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या बात हो रही है, इसमें कह रहा है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है fx और उसको डिवाइड किया जाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, जिसमें क्वोशिएंट आता है gx और रिमाइंडर निकल कर आ रहा है rx। अगर जो डिग्री है, डिग्री अब जान चुके हैं आप, डिग्री जो रिमाइंडर की है वो कम है जिससे आपने डिवाइड दिया x माइनस a से, तो क्या होगा, आपका डिग्री यहां पे देखो 1 से आपकी फिर कम होगी। x माइनस a जो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसमें 1 है, और rx यहां पर लेकर आप चल रहे हैं, तो यहां पर देखिए 1 से कम डिग्री वाला क्या होगा, 0 होगा। जो डिग्री लेस देन 1 यहां पे करके लिखा था तो ये 0 आया बाद में, 1 से कम डिग्री तो 0 ही होगी। rx is constant and equal to r. Thus when fx is divided by x minus a, then the quotient is gx and the remainder is r. Therefore fx is equal to x minus a into gx plus r. Okay? ये क्या बात है, इसको समझो। जैसे एक बात बताओ बच्चों, ये 13 को मैं कैसे लिख सकता हूं 13 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 13 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 5 into 2 plus 3 लिख सकता हूं ना। तो आप देखो दुनिया में कोई भी डिविडेंट डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जितने कोई भी जो डिविडेंट होता है वो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, ये आप फर्दर 10th क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। इसी को बोला जाता है, ये जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम होती है अर्थमेटिक के लिए, उसमें इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट फर्दर क्लास में। ओके, तो ये वही बात है, fx पॉलिनोमियल था तो इसको किसके फॉर्म में, x माइनस ए जो डिवीजर था, ये क्वोशिएंट था और ये रिमाइंडर था, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में r से रिमाइंडर है। पुटिंग x इक्वल टू a, अगर x की जगह a रख दिया, x माइनस a में x की जगह a रख दिया, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। और वहां पर क्या निकल कर आ रहा है, we get r is equal to fa, thus when fx is divided by x minus a, then the remainder is fa। यहां पर क्या बात पता चली कि जब आपने x की जगह a रखा, कहां पर, इक्वेशन इस फर्स्ट में, तो r निकल कर आया fa के बराबर, क्योंकि जब यहां पर देखो x की जगह मैं a रखूंगा और यहां जब मैं x की जगह a रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां केवल बचेगा r आया fa के बराबर। और when fx is divided by x minus a, then the remainder is fa। r आया fa के बराबर, मतलब ये रिमाइंडर आ गया। इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि fx, जब fx को x माइनस a ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया fa। ये बात निकल कर आई, समझ आ रही है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, सुनेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है, आपको समझ आया कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके लिए हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। उस पॉलिनोमियल को इक्वेट 0 के बराबर 0 के बराबर करके
हम उसके लिए रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? हमको एक क्वोशिएंट की रिक्वायरमेंट, सॉरी डिवीजर की रिक्वायरमेंट है। किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको जब भी डिविडेंट दिया, सॉरी डिवीजर दिया हो, डिवीजर को, जैसे यहां पर बात समझेंगे आप, यहां पर जो पॉलिनोमियल fx था, इसका रिमाइंडर आपके सामने कैसे आया? fx का रिमाइंडर कैसे आया? हमारे लिए डिविडेंड क्या था जिससे हम डिवाइड देने वाले थे? वो था x माइनस ए। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, यदि आप डिविडेंट है, डिविडेंट को 0 के बराबर कर लो, वहां से निकालो x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख दो, तो पॉलिनोमियल में रख दो, x की जगह a रख दो। जब x की जगह a रखा, इसमें क्या आया? a माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर, ये पूरा 0 हो गया। एफ ए की वैल्यू क्या आई? r, मतलब रिमाइंडर क्या आया? एफ ए। रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल का कब आ रहा है? जब इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? a रख रहे हैं। और x की वैल्यू a आई कब? जब gx को, जिससे डिवाइड दे रहे हैं, डिवीजर को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाली थी। यही होती है रिमाइंडर थ्योरम। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में gx या फिर जो डिवीजर है, डिवीजर को 0 के इक्वेट करिए, x की वैल्यू निकालिए, उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट अप करिए, और वहां से जो लास्ट रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वही आप उस पॉलिनोमियल की रिमाइंडर होगी। ठीक है, वो पॉलिनोमियल के वही रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम का नाम था भाई, स्टेटमेंट था। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम बड़ी इजी थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में क्या है? फैक्टर थ्योरम जो है उसमें देखो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार थ्योरम है ये हमको बताती है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है, लेट a बी एनी रियल नंबर, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0, जब कोई भी पॉलिनोमियल fx है, जब उसमें क्या किया हमने, कोई एक अलग से इनने क्या किया है, fx एक पॉलिनोमियल है और a कोई कांस्टेंट है या कोई रियल नंबर है, तो कह रहा है मतलब ये a एक अलग से वैल्यू है, और उस वैल्यू को जब इस पॉलिनोमियल में रखा जाता है, यदि एफ ए को 0 के बराबर किया गया, पहले क्या किया, इस कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है इसको x की जगह पुटअप किया और 0 के बराबर किया, तो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये a आया कैसे, आपको पहले ये समझना है। इस यहां पर 2-3 बातें हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। पहले है एफ एक्स, फिर एक दिख रहा होगा आपको x माइनस ए, और एक दिख रहा होगा एफ ए। एक एक करके समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये x माइनस ए क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में अभी आपने देखा, x माइनस ए डिवीजर है, जिससे मतलब वो क्वांटिटी जिससे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो ये x माइनस ए में से, इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम में भी मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू a निकाले थे हम, तो ये a कहां से आया, ये वही a है जो रिमाइंडर थ्योरम में आपको याद होगा, अभी मैंने इससे कुछ समय पहले ही चर्चा किया कि a कहां से आ रहा है, ये जो x माइनस ए, ये जो फैक्टर है ना, इसी में ये जो a लगा हुआ है क्वांटिटी, ये वहीं से a आया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये x माइनस ए है, ये अलग से a कैसे आया। मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था, इसको 0 के इक्वल करके यहां से x की वैल्यू a निकाली है, और फिर जब इस a को, जस्ट लाइक रिमाइंडर थ्योरम, कुछ भी अलग नहीं है, वहां पर भी हमने यही किया, x माइनस ए को 0 के बराबर किया था, x की वैल्यू a निकाली थी, और इस x की वैल्यू को कहां रखा, यहां रखा, पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख दिया, a। और अगर ऐसा करने पर ये एफ ए की वैल्यू अगर 0 आ गई, इफ एफ ए 0, तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, किसका है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। आप इसको और बेहतर ढंग से समझा देता हूं मैं, अगर आपको ये क्लियर ना हो। जैसे
फैक्टर क्या होता है आप खुद बताएं। फैक्टर उस नंबर को कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे या उसकी टेबल में आए। ठीक है, जैसे 15 की बात करूं, मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये जाएगा 5 3 जा 15। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 क्या होगा, 5 फैक्टर होगा 15 का। ठीक है, और 3 भी फैक्टर होगा 15 का। मतलब जो डिविडेंट होता है, यहां पर डिविडेंट है 15। डिविडेंट जो होता है, डिविडेंट को कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको, डिविडेंट और ये डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, डिवीजर और क्वोशिएंट जब ये कब के लिए है, इफ रिमाइंडर 0। अगर ऐसा हो रहा है कि किसी डिवीजर ने किसी डिविडेंट को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस केस में जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में डिवीजर और क्वोशिएंट ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। किसके, डिविडेंट के। फिर से सुन लीजिए, कभी ऐसा होता है कि रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवीजर और क्वोशिएंट ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे डिविडेंट के। ये हर जगह ये वैलिड है ये बात। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल नंबर है और चाहे वो पॉलिनोमियल है, हर जगह ये बात ऐसे ही लागू होती है। ठीक है, तो यहां पर 5 और 3 दोनों ही ये फैक्टर कहलाएंगे 15 के। ठीक है, तो यहां पे भी यही बात हो रही है। हमने पहले क्या किया, एक पॉलिनोमियल था fx और इसको किससे डिवाइड किया जा रहा था, x माइनस ए। अब ये पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, fx नहीं है बच्चों। fx का मतलब ये है, मतलब कोई पॉलिनोमियल रहा होगा। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, कुछ फर्दर कोई पॉलिनोमियल है और इसको हमने डिवाइड किया x माइनस ए, ये डॉट डॉट करके लगाए हैं, इसका मतलब कोई एक पॉलिनोमियल होगा लेट से, और x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा हुआ और रिमाइंडर आ गया 0, मान लो हमने इसको डिवाइड किया जस्ट लाइक जैसे अभी 15 का मैंने एग्जांपल लिया था। मान लो इसको डिवाइड करने के दौरान लास्ट में सब कुछ कट गया, 0 आ गया लास्ट में रिजल्ट, तो उस समय ये x माइनस ए क्या कहा जाएगा, इसका फैक्टर कहा जाएगा। किसका, इस पॉलिनोमियल का। और जितनी बार में ये डिवाइड गया होगा ये भी क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। मतलब हम बताए हैं जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवीजर और क्वोशिएंट ये दोनों फैक्टर कहलाए जाते हैं डिविडेंट के। तो यहां पर भी वही बात हुई, यहां पर डिवीजर क्या था, जिससे डिवाइड देना था, ये है डिवीजर, ये है डिवीजर x माइनस ए। x माइनस ए में से x की वैल्यू निकाल ली जो कि थी a, और इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट अप कर दिया। इस x की वैल्यू को fx जो है x की जगह a पुट अप कर दिया। ठीक है, और ऐसा करने पर यदि लास्ट में 0 आ गया, ये आंसर 0 आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, हम प्राउडली ये बात कह सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर होगा fx का। ये बात समझिए, मतलब डिवीजर था x माइनस ए, इसमें से x की वैल्यू निकाली 0 के इक्वल करके, और ये x की वैल्यू जो आई इसको अगर हम यदि पॉलिनोमियल में रखते हैं और लास्ट में पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो ये x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। और ठीक इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, जस्ट अपोजिट करके भी आप समझिए। यदि ऐसा होता है कि fa 0 आ रहा है, जैसे देखो अगर fa 0 आया तो x माइनस ए फैक्टर हुआ, और अगर x माइनस ए पहले से ही फैक्टर दिया है, अगर मैं आपको पहले से कह दूं कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो जरूर x इज इक्वल टू 1 रखने पर वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दो बातें हैं यहां पर, हालांकि एक ही बात है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में दो स्टेटमेंट होती है। क्या, कि कोई डिवीजर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब माना जाएगा जब उस डिवीजर में से जो x की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उस पॉलिनोमियल में रखें, अगर वैल्यू लास्ट में 0 आती है तो वो डिवीजर उस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। और अगर ये पहले से ही गिवन है
ये पहले से ही गिवन है कि पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जीरो वैल्यू उसकी आती है, तो हम क्या कहेंगे? जैसे देखो, अगर यहां पर हम कह रहे हैं, अगर मैंने आपको कहा, गिवन दे दिया पहले से, कोई क्वेश्चन है कि इट इज गिवन दैट, ये गिवन है कि एफ ए जीरो है, किसी पॉलिनोमियल में ए रखते हैं तो जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये ए आया ही कैसे होगा? जब ये x माइनस ए होगा, क्योंकि a कब आ सकता है? x माइनस ए को जीरो के बराबर करेंगे तभी x a आ सकता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं, अगर पहले से ही दिया है कि एफ ए बराबर जीरो है, किसी पॉलिनोमियल में a रखा जाता है तो वैल्यू जीरो आती है, तो इसका मतलब x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यही फैक्टर थ्योरम है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात इसमें बच्चों और आपके सुनने लायक है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो ये क्या है बच्चों? इसको बड़ा छोटा सा है, छोटी सी एक बात है, इसको सुन लो जल्दी से। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? मतलब कोई भी ऐसे मान लो पॉलिनोमियल दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक सेकेंड यार, फिर से देखेंगे। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया है, लेट से एक्स प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू को यदि जब पॉलिनोमियल में रखा जाए, तो पॉलिनोमियल की रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ जाए। समझ आ रही है? जैसे यहां पर एक पॉलिनोमियल है x प्लस 7, तो यहां पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो अगर इसके लिए, इसको निकालने के लिए क्या है, यदि मैं पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दूं तो यहां से x की मैं वो उस वैल्यू तक पहुंच सकता हूं। अगर x प्लस 7 को मैंने जीरो कर दिया तो x यहां से आया -7। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या होगा? -7। इसका मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको जब मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा तो हमारा आंसर निकल कर आएगा जीरो। चेक भी करके देख सकते हैं, जब मैं x की जगह -7 रख रहा हूं तो -7 प्लस 7 क्या आया? जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि -7 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 7। मतलब x प्लस 7 के लिए -7 इसका एक पॉलिनोमियल है। अरे सॉरी, ये x प्लस 7 पॉलिनोमियल के लिए -7 इसका जीरो है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मतलब जीरो, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उस क्वांटिटी को या उस वैल्यू को कहते हैं, एक वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसको जब किसी भी पॉलिनोमियल में रखा जाए तो पॉलिनोमियल जीरो वैल्यू शो करे, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरो कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और एक बात और बच्चों, कोई भी जो पॉलिनोमियल है, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरो हो सकते हैं। जैसे इससे पहले जैसे हमने एग्जांपल लिया था px = x प्लस 7, तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री थी 1, तो इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, इसके कितने पॉसिबल, अगर मैं कहूं कि इस पॉलिनोमियल के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, तो हम कहेंगे 1। मतलब दुनिया में कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ उसके जीरो हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केवल 2 ही जीरो पॉसिबल हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरो पॉसिबल हैं। ठीक है, फर्दर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है,
और पॉलिनोमियल चैप्टर भी आपको मिलेगा, वहां पर यही जीरोज वहां पर आपको रूट के नाम से मिलेंगे, वहां पर कहा जाएगा कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज और रूट एक ही बात होती है। तो ये था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बच्चों। अब वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपने क्लास 8th में भी कुछ पढ़ रखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में, लेकिन यहां पर 9th क्लास के स्टैंडर्ड में कुछ आइडेंटिटीज और भी एड अप हुई हैं, ठीक है। सम कॉमन आइडेंटिटीज यूज टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकालते हैं, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर आइडेंटिटीज का हमको हेल्प लगती है, हमको हेल्प होती है, इसलिए तभी हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर पाएंगे। जैसे ये कुछ कॉमन आइडेंटिटीज है जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी थी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर एक आइडेंटिटी है जो आपने लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। फिर एक था बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एक था x प्लस a x प्लस बी, और ये आपके लिए निकल कर आ रहा था x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपके लिए है, फर्दर आप यहां देख भी सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ आइडेंटिटीज एड अप हुई हैं दिस ईयर आपके लिए, जैसे क्यूब वाली आइडेंटिटीज हैं। यहां पर आप देखेंगे बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है आपके लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके लिए क्या है, आप यहां देख पा रहे होंगे एक्स प्लस वाई, और फिर ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई का क्यूब है आपके लिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर यहां पर ये देखो, ये सेपरेटिव इंडिविजुअल क्यूबिक है, और यहां पर होल में है x प्लस वाई रेस टू दी होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। फिर यहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी है। ये कुछ नई आइडेंटिटी है जो आपको इस साल याद रखनी है, और ये काफी हेल्पफुल है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है आपके लिए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फिर ये एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जहां पर 3 क्वांटिटीज का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस टू दी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yx प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दैट्स इट बच्चों। यहां पर हम चैप्टर के लास्ट एंड पर पहुंच चुके हैं, और लास्ट स्लाइड है अपने लिए। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पॉलिनोमियल्स के फर्दर कुछ हमने टर्म्स पढ़े, जैसे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी बातें हमने कुछ की, और भी फर्दर हमने आइडेंटिटीज को देखा। दैट्स इट बच्चों। होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, तो आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।